तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और चूँकि आपको याद होगा कि हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे थे लोग, और लेसन 2 का वीडियो 1 आपने अच्छे से देख लिया है और उसको समझ भी लिया होगा। यह जो हमारा कृषि का चैप्टर है, यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग इससे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कारण से भी हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव की संख्या थोड़ी सी कम है, मतलब उतनी भी कम नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, लेकिन समझने वाले टॉपिक्स काफ़ी हैं। और यह वह चैप्टर है जिसमें लघु उत्तरीय यानी कि किताब के क्वेश्चन में जो अंत में दिया रहता है उससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन किताब के टॉपिक से अर्थात अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि कृषि का महत्व, कम उत्पादकता के कारण, गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ, चावल के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ, फिर मौसम या ऋतु के आधार पर फसल के कितने प्रकार हैं, इस टाइप के टॉपिक्स। आज हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे लोग। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और किसी प्रकार की कठिनाई के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। और लाइक शेयर तो आप लोग करते ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, तो कहता है कि अब तक हमने चावल की भौगोलिक परिस्थितियाँ देख ली थी और गेहूं की भौगोलिक परिस्थितियाँ देख ली थी। तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कपास। कपास के उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं और कपास किन देशों में सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए, कपास हमको क्यों पढ़ना है, चावल वैसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए चावल और गेहूँ है। अगर वहीं दो को आपको याद है तो एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल है आप। लेकिन अब 2 ठो और याद करेंगे, एक कपास और एक गन्ना। चूँकि दोनों सबसे अधिक भारत में उत्पादित किया जाता है, इसीलिए कभी कभी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो चावल और गेहूँ भी अगर आपको याद है भौगोलिक परिस्थिति और वितरण के साथ तो सही है। कपास के लिए जो तापमान चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्षा जितनी गेहूं को चाहिए उतना ही कपास को चाहिए, तो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। और पहले ही हम लोग पढ़े थे लोग कि कपास के लिए जो मिट्टी चाहिए वो हमें काली मिट्टी चाहिए। श्रम कैसा होना चाहिए, तो श्रम सस्ता श्रम होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी सब में होगा। तो कपास के लिए तापमान कितना चाहिए, तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। 300 तो 21, 3 दहा के 30, 3 का पहाड़ा है, याद रखिएगा। तो कपास के लिए आवश्यक तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश जितना गेहूं का उतना कपास का, तो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। और मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है काली मिट्टी, और श्रम होना चाहिए सस्ता श्रम। अब आते हैं लोग इसके भौगोलिक वितरण पर। देखिए, हमने पढ़ा था, आपको एक ट्रिक हमने याद कराया था, जीके सीएम और गन्ना कपास 2 नंबर पर आता था, और यह खरीफ फसल का ट्रिक था। तो यह एक खरीफ और व्यावसायिक फसल है। खरीफ मतलब जिसे जून जुलाई में बोया जाता हो और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता हो। यह एक व्यावसायिक फसल है। क्योंकि इसे मुख्य रूप से व्यवसाय के दृष्टि से तैयार किया जाता है, इसलिए यह एक व्यावसायिक फसल है। इसे जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में बोया और काटा जाता है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में ही होता है। और अगर यह भी पूछ दिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस देश में किया गया था, तो कपास की खोज सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। अगर कहीं आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो उन्हीं लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, और तब से भारत विश्व में कपास में 1 नंबर पर है। जबकि भारत में पूछा जाए कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चूँकि काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए कपास का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। इसी को हम लोग अच्छा से रिपीट करते हैं लोग। कपास के लिए तापमान 21 से 30, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। कपास के लिए जो मिट्टी चाहिए वो काली मिट्टी, और जो श्रम होना चाहिए वो सस्ता श्रम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वितरण क्या है, तो यह एक खरीफ फसल है, साथ ही साथ यह एक व्यावसायिक फसल है। चूँकि इसे जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच तैयार किया जाता है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में, और भारत में महाराष्ट्र राज्य में होता है। कपास के बाद अंतिम हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है गन्ना। देखिए, गन्ना क्यों पढ़ना है, क्योंकि गन्ना भी सबसे अधिक भारत में होता है, इसीलिए यही 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, चावल, गेहूँ, गन्ना और कपास। गन्ना पर आते हैं।
गन्ना के लिए जो आवश्यक तापमान चाहिए वो 21 से 27 डिग्री, यानी मौसम का जो तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल माना गया है गन्ना के उत्पादन के लिए। और गन्ना वह फसल है जो सबसे लंबा समय भी लेती है तैयार होने में। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि यह औसतन वर्षा इसकी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। तो वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। जबकि मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है, इसके अलावा दोमट मिट्टी में हो जाएगा। और श्रम सस्ता श्रम माना गया है। तो गन्ना के लिए उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और श्रम सस्ता श्रम। आपको हम एक बार रिपीट करा देते हैं। चावल का हमने पढ़ा था 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, आपको कंठस्थ याद होगा। गेहूं का हमने पढ़ा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले हमने कपास पढ़ा जो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस था। और अभी हम लोग गन्ना पढ़ रहे हैं लोग, यह भी 3 के पहाड़ा वाला है, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27, तो यह 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा चावल के लिए 125 से 200 थी, गेहूं और कपास के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, जबकि गन्ना के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। यह कैसी फसल है? तो यह भी एक खरीफ फसल है और यह एक व्यावसायिक है, क्योंकि गन्ना लोग खाने की दृष्टि से कम और व्यवसाय की दृष्टि से ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। यह भी जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, या फिर यूँ कहें कि पूरे 7-8 माह इसको लग जाते हैं तैयार होने में। कहीं अक्टूबर नवंबर में कटनी होती है, कहीं अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है तो जून जुलाई से कटनी शुरू होती है। तो इसका एक अलग प्रारूप है। इसको खरीफ फसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह समय ज़्यादा लेता है तैयार होने में, गर्मी चाहिए, साथ ही साथ इसको पानी भी चाहिए, इसलिए इसको खरीफ फसल मुख्य रूप से बोला जाता है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन अगर किसी देश में होता है तो वो भारत में होता है। जबकि भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किसी राज्य में होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप याद रखेंगे ध्यान से, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भारत में, और भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। तो चारों टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपको ये चारों टॉपिक याद रहेंगे। और अगर क्वेश्चन आंसर में आपको यह मिलेगा नहीं तो आपको इसको अपने फेयर में नोट डाउन भी करना होगा। क्या क्या नोट डाउन करना होगा? तो गेहूं, चावल, गन्ना और कपास, इन सब की भौगोलिक परिस्थितियाँ और वितरण, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। 3 टॉपिक और हैं, याद रहे तो अच्छी बात है, वैसे हम पढ़ा देते हैं। मक्का के उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। सबसे अधिक मक्का अमेरिका में होता है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मक्का होता है? तो कर्नाटक में। और मक्का के लिए जो मिट्टी चाहिए वो दोमट मिट्टी चाहिए। अब आते हैं लोग चाय पर। चाय के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। पानी बहुत ज़्यादा चाहिए चाय को, तो 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक चाय चीन में होता है और भारत के सबसे अधिक असम राज्य में होता है। चाय के लिए जो मिट्टी चाहिए वो जलोढ़ या दोमट मिट्टी चाहिए। अब आते हैं लोग कॉफ़ी पर। कॉफ़ी के लिए तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। सबसे अधिक कॉफ़ी होता है ब्राज़ील में और सबसे अधिक कॉफ़ी भारत के कर्नाटक राज्य में होता है। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो चूना युक्त मिट्टी चाहिए। इन तीनों में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला टॉपिक याद करना कि मक्का सबसे अधिक किस देश में होता है? तो अमेरिका में। और किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। चाय सबसे अधिक किस देश में होता है? तो चीन में। और भारत के किस राज्य में होता है? तो असम में। कॉफ़ी सबसे अधिक किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में। और भारत के किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। तो आप इसको कंठस्थ कम से कम याद कर लीजिएगा। देश और राज्य आसान है। मक्का अमेरिका में, कर्नाटक भारत में। चाय चीन असम, कॉफ़ी ब्राज़ील कर्नाटक। हरित क्रांति। हरित क्रांति तो आप लोग हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे लोग कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब पाकिस्तान की पराजय हुई थी, उस कारण से शायद अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से इनकार कर दिया। क्योंकि भारत उस समय गेहूं का आयात करता था, इसीलिए भारत को अब गेहूं मिलने वाला नहीं था। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि भारत में गेहूं के उत्पादन की बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर एम एस
स्वामीनाथन को चुना। यह कृषि विशेषज्ञ थे और हरित क्रांति का अगर जनक भी पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। याद रखेंगे आप, हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। समय है 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। इस क्रांति के अंतर्गत 3 राज्य चुने जाते हैं, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन आधुनिक ढंग से किया गया, जिसके तहत गेहूं का उत्पादन तय सीमा से अधिक हुआ और तभी से भारत गेहूं में आत्मनिर्भर हो गया। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि हरित क्रांति क्या है, तो कहेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 राज्य में गेहूं का उत्पादन आधुनिक ढंग से किया गया, यानी कि उन्नत उर्वरक, उन्नत खाद, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, नए आधुनिक ढंग से खेती की गई और तय सीमा से अधिक गेहूं का उत्पादन हो गया और तभी से भारत गेहूं में आत्मनिर्भर हो गया, जिसका परिणाम यह देखने को मिलता है। तो भारत आज गेहूं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और जनक तो आपने पढ़ ही लिया, एम.एस. स्वामीनाथन। अगले टॉपिक पर आते हैं। भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तिलहन मतलब जो कच्चा तेल प्राप्त होता है खाने के लिए, जिसको हम प्रयोग करते हैं लोग खाना बनाने में, उस तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। यानी तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। और सबसे अधिक मूंगफली अगर किसी राज्य में होती है भारत के, तो वो गुजरात में होती है। ये 2 ऑब्जेक्टिव इससे जुड़ा हुआ है, आप याद कर लेंगे। अगले टॉपिक पर तब तक हम लोग आते हैं। लोग देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, देखिए खाद्य मतलब होता है खाने वाला फसल, इसकी सुरक्षा। देखिए कहानी शुरू होती है 1943 में, 1943। 1943 की बात है जब भारत के बंगाल प्रांत में, यानी पश्चिम बंगाल प्रांत में काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था और अकाल के कारण लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। सोचिए, जितना आज कोरोना वायरस से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, उससे ज़्यादा मृत्यु सूखे से, उस अकाल के कारण 1943 में बंगाल में हो गई थी। यानी लोगों को खाने के भोजन की कमी हुई, इस कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो जब भारत की आज़ादी होती है और उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा पर बहुत सारा ध्यान भी दिया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। देखिए, भारत में जहाँ निर्धनता अधिक है, यानी गरीबी अधिक है, निर्धनता का मतलब गरीबी, भारत में जहाँ गरीबी अधिक है वहाँ भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली अपनाई थी। यह प्रणाली भारत ने 1970 के दशक में शुरू की थी। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में या गरीब राज्यों में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए जो प्रणाली अपनाई गई उसे खाद्य सुरक्षा प्रणाली कहा जाता है। यानी लोगों को किसी प्रकार से, गरीब लोगों तक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई तरह के तरीके अपनाए। तरीके क्या है, तो आपको पता है कि राशन कार्ड के तहत लोगों को अनाज दिया जाता है, आगे मिलेगा, उसी को पढ़ते चल रहे हैं लाइन बाय लाइन। न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है, आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको यह समझना पड़ेगा। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, समर्थित मतलब सपोर्टिंग प्राइस। इसको न्यूनतम समर्थित मूल्य वह मूल्य है जिसका निर्धारण सरकार करती है। यानी वह मूल्य जिसका निर्धारण सरकार करती है और किसानों से उनकी अनाज को खरीदने के लिए, और उस मूल्य पर किसान अपनी अनाज को सरकार से बेचता है बिना किसी बिचौलिए अर्थात दलाल अर्थात ब्रोकर की मदद से। उस मूल्य को वह बेच सकता है, उस वस्तु को बेच सकता है और उसी मूल्य को कहा जाता है न्यूनतम समर्थित मूल्य। इसको हमको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के किसानों ने गेहूं का उत्पादन किया, सरकार ने गेहूं का उत्पादन का न्यूनतम समर्थित मूल्य रख दिया 1735 रुपया प्रति क्विंटल। यानी हर 100 किलो पर 100 किलो गेहूं खरीदने के लिए सरकार ने 1735 रुपया फिक्स कर दिया। तो 1735 रुपया का निर्धारण किसने किया, सरकार ने। कितने अनाज के लिए, तो 100 किलो अनाज के लिए, 100 किलो गेहूं के लिए। तो यही कहलाएगा न्यूनतम समर्थित मूल्य। यानी उस 1735 रुपया देकर सरकार हर किसान से लगभग 100 किलो अनाज यानी गेहूं खरीद सकती है और पूरे भारत में यह मूल्य फिक्स रहेगा।
इससे क्या फ़ायदा है कि किसान डायरेक्ट सरकार को अपनी अनाज बेच पाएगा। सरकार एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जाएगा और वहाँ जाकर किसान भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जाएगा और वहाँ जाकर अपने गेहूं को आसानी से बेच पाएगा, जिसका समर्थित मूल्य गेहूं का कितना है वर्तमान में, तो 1735 रुपया यानी 17 रुपया 35 पैसा पर केजी, उतना में सरकार गेहूं खरीदती है किसान से। और अच्छी बात यह है, देखिए सरकार कितना घाटा सहती है, 2 रुपये की दर पर हमें राशन कार्ड के द्वारा सरकार गेहूं देती है, तो इतना सारा लॉस सरकार हम तक सहकर सामान पहुंचाती है। तो वह मूल्य जिसका निर्धारण सरकार करती है किसानों से उसकी अनाज को खरीदने के लिए, उस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। इसके तहत बिना किसी बिचौलिए की मदद से किसान अपनी अनाज सरकार को बेच पाता है, उसे ही न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाएगा। बफर स्टॉक क्या है? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूनतम समर्थित मूल्य पर किसानों से उसकी अनाज को खरीद लेती है और उसे सरकारी गोदाम में भंडारित कर लेती है, और किसी भी आपदा के समय वह उस बफर स्टॉक का यानी उस रखे हुए अनाज का प्रयोग करके लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाती है। इसी को आप लोग समझिए। देखिए कह क्या रहा है, कह यह रहा है कि जैसे सरकार ने फिक्स कर दिया न्यूनतम समर्थित मूल्य, अब उस मूल्य पर एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से अनाज को खरीद लिया और अनाज को खरीद कर उसे सरकारी गोदाम में भंडारित कर लिया। कब इसका प्रयोग किया जाएगा? जब बाढ़ आए, सूखा आए, भूकंप आ जाए, कोरोना वायरस का स्थिति आ जाए, अचानक लोगों को खाने की कमी की महसूस होने लगे, उस समय सरकार क्या करेगी? या तो मुफ्त में या सस्ते दर पर लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश करेगी, यानी अनाज पहुंचाएगी। तो सरकार अनाज तब न पहुंचाएगी जब सरकार ने उसका स्टॉक किया हो। तो स्टॉक सरकार कहाँ करती है? बफर स्टॉक यानी अपने सरकारी गोदामों में। अब आते हैं लोग अगले टॉपिक पर, जन वितरण प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक राशन दुकानों पर अनाज उपलब्ध करा देती है, जहां से निर्धन परिवार के राशन कार्ड रखने वाले लोगों को अनाज दिया जाता है। देखिए आप परिचित होंगे अपने वार्ड के राशन दुकानदार यानी डीलर से। उस डीलर के दुकान पर जो भी राशन कार्ड वाला होता है वो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा वहाँ लिखा रहता है सार्वजनिक राशन दुकान या सरकारी राशन दुकान। तो वह दुकान है जहाँ पर हम किसको अनाज मिलेगा? तो सरकार क्या करती है जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत कि सार्वजनिक राशन दुकानों पर यानी डीलर के पास गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, पहले तो केरोसिन तेल था वो समाप्त हो गया, ये सभी चीज़ उपलब्ध करा देती है। और राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति जाकर उस सार्वजनिक दुकान से अर्थात सरकारी राशन दुकान अर्थात डीलर के पास 2 रुपये की दर से गेहूं और 3 रुपये की दर से चावल लेता है, और इतने सस्ते दर पर सरकार उसको भोजन उपलब्ध कराती है। तो ये जन वितरण प्रणाली कहलाएगी, अर्थात सरकार का डीलर द्वारा राशन बांटना। अंतिम टॉपिक, इतनी बार हम लोग राशन कार्ड पढ़े हैं लोग, तो थोड़ा राशन कार्ड को देख लिया जाए। देखिए राशन कार्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही बन गया कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो राशन कार्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। निर्धन से भी निर्धन लोगों के लिए जो कार्ड दिया जाता है उसे अंत्योदय अर्थात पीला कार्ड कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति जो गरीब से भी गरीब है उसे जो कार्ड मिलता है उसे पीला कार्ड अर्थात अंत्योदय कार्ड कहते हैं, यानी उसके कार्ड का कलर पीला कलर का होगा। निर्धन से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल अर्थात लाल कार्ड मिलता है, यानी जो व्यक्ति तय गरीबी रेखा से नीचे हो, जीवन यापन करता हो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए कई सौ कैलोरी सरकार ने निर्धारित की है। उससे कम जो जीवन यापन करता हो, यानी सरकार द्वारा तय की गई गरीबी रेखा के अंतर्गत जो उससे कम जीवन यापन करता हो वो निर्धन कहलाएगा। तो निर्धन से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल अर्थात लाल कार्ड, और जो निर्धन रेखा से ऊपर है उसके लिए एपीएल अर्थात हरा या सफ़ेद कलर का कार्ड होता है। यानी जो निर्धन रेखा से ऊपर जीवन यापन करता है उसके लिए एपीएल अर्थात सफ़ेद या हरा कार्ड, यानी जो गरीब नहीं है उसके लिए एपीएल अर्थात हरा या सफ़ेद कार्ड। जो निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो उसके लिए बीपीएल अर्थात लाल कार्ड, और जो गरीब से भी गरीब हो यानी निर्धन से भी निर्धन हो उसके लिए अंत्योदय अर्थात पीला कार्ड।
तो इन तीनों कार्डों से आप परिचित होंगे भली भांति। इसका उपयोग करके सरकार गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रही है, अनाज सस्ते दर पर उपलब्ध करा रही है ताकि किसी को भी भूखमरी की समस्या ना हो और किसी की मृत्यु भोजन के कारण ना हो। यह हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप को यह चैप्टर अच्छा लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था और सबसे बड़ी बात है कि यह हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक था जिसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं लोग। तो कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करना ना भूलें। लाइक की संख्या काफ़ी कम रह रही है, फिर भी कोई बात नहीं। अब हम लोग मिलते हैं लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।